हेलो एवरीवन। तो आज की मेजर न्यूज़ क्या है कि चागोस आइलैंड्स डील जो है ऑन अ पॉज, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन एनसीईआरटी अपोलोजाइज कर रहा है फॉर इनअप्रोप्रिएट कंटेक्सचुअल मटेरियल। तो ये टेक्सचुअल मटेरियल क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड 126% लिवाई कर दिया गया है ऑन सोलर इंपोर्ट्स जो कि इंडिया के द्वारा यूएसए में भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स फॉर 26 फरवरी 2026 को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि होंगे फ्रॉम द हिंदू। ठीक है, तो सबसे पहले आपका न्यूज जो है वो क्या कहती है। ट्रीटी ऑन चागोस डील पॉज फॉर होल्डिंग डिस्कशंस विद यूएस गवर्नमेंट सेज यूके मिनिस्टर। तो अब जो चागोस आइलैंड्स है वो ट्रीटी किस किस के बीच में है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। तो वो यूके की और मॉरिशस के बीच की ट्रीटी है। ठीक है, तो अब इस ट्रीटी के बेसिस पे जो अब डिएगो आइलैंड्स हैं या डिएगो गार्सिया जिसको हम बोलते हैं, जो कि अभी करंटली एक स्ट्रेटेजिक नेवल बेस है किसके लिए, यूएसए के लिए। ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रख दिया गया है। सो कहने का मतलब यही है कि ये जो अब आप कह सकते हो डिएगो गार्सिया है, ये जो चागोस आइलैंड्स हैं, ये अंडर दिस ट्रीटी यूके और मॉरिशस के अब यूके के कंट्रोल में था। एंड यूके ने इसको सबलेट कर दिया यूएसए को कि आप 99 ईयर्स के लिए इसको लीज पे ले लीजिए, बट इन रिटर्न हमें क्या चाहिए, 101 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स पर एनम। ठीक है, तो अब इसे होल्ड पे रखा गया है। एंड दिस मीन्स कि अब जो नेवल बेस है यूएसए का यहाँ पर डिएगो गार्सिया के अंदर, वो भी मे बी ऑन होल्ड है कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यूएसए की तरफ से रिस्पॉन्स फिलहाल न्यूज के अकॉर्डिंगली आपको यही कहा गया है कि इफ दिस पर्टिकुलर प्लेस इज लेट गो ऑफ, कि अगर ये जगह जो है वो यूएसए का जो नेवल बेस है यहाँ से हटाया जाता है एज पर द ट्रीटी, अगर डिस्कशन यूएसए और यूके की गवर्नमेंट की सही से नहीं होती है या ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, सो एज अ रिजल्ट डिएगो गार्सिया का जो रास्ता है वो अब चाइना जैसी कंट्रीज के लिए खुल सकता है, जो कि अब क्या करेगा, अब वो खुद से यहाँ पर अगर अपना नेवल बेस बनाने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो मेजरली जो ट्रेड है टूवर्ड्स आप कह सकते हो साउथ एशिया से लेकर मॉरिशस वाली जगह, जब हम साउथ एशिया की बात है तो मेजर जो ट्रेड्स है वो यहाँ पर मेंटेन कर सकता है, वो कंट्रोल या होल्ड रख सकता है थ्रू दिस नेवल बेस। सो ये आपकी न्यूज यहाँ पर कहती है। देन एजुकेशन आउटले इन हरियाणा शोज डाउनवर्ड ट्रेंड एज डेट वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स राइज। तो इसमें आपको सिर्फ दो मेजर पॉइंटर्स को देखना है। ठीक है, वैसे आपको तो यहाँ पर इमेज से पता लग ही जाएगा। पहली चीज है कि जो सरकार है, अब सरकारें हैं उनके अंदर ना स्टेट गवर्नमेंट्स में एक प्रॉब्लम जो है वो कॉमन नजर आ रही है कि हाई एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, हाई एक्सपेंडिचर ऑन सोशल स्कीम्स। ठीक है, हाई एक्सपेंडिचर ऑन सोशल स्कीम्स। अब इससे हो क्या रहा है कि सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है, बट जो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं वो अभी इतना अवेलेबल नहीं होता, या रेवेन्यू हमेशा या तो डाउन जा रहा है या एज एक्सपेक्टेड नहीं आ पा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका बजट डेफिसिट जो है वो वाइडन होता रहेगा। एंड इसी बजट डेफिसिट को आप काउंटर करने के लिए क्या करोगे, डेट लेना शुरू कर दोगे। डेट लेना शुरू करोगे एंड फाइनली आपको जो है फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। तो सबसे बड़ी बात ये आपका जो एक अलग से लूप है वो चलता जाएगा, जिस जो एक नेवर एंडिंग लूप हो सकता है। एंड मेजर प्रॉब्लम सच एज डेट जो है वो वाइडन हो सकती है आने वाले टाइम में, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो बस आपकी न्यूज यहाँ पर ये बता रही है कि अप्रोक्सीमेटली जो सरकार का खर्चा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स जो है वो 10,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है, बढ़ चुकी है 10,000 करोड़ रुपए से। एंड वेरएज अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें या हेल्थ सेक्टर की भी बात करें तो नेशनल एवरेज से भी कम हेल्थ सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर या बजट एलोकेशन है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की वो नहीं है। ठीक है, नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो हेल्थ सेक्टर्स के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो रेवेन्यू भी उतना जनरेट करना पड़ेगा, वेरएज जो सोशल स्कीम्स हैं आपकी उसके अंदर जो बजट आउटले है वो बहुत ज्यादा आपने बढ़ाया हुआ है। कौन सी सोशल सेक्टर स्कीम्स, दो पॉपुलर ऐसी स्कीम है, ओल्ड एज सम्मान अलाउंस ऑफ स्कीम्स एंड इम्प्लीमेंटेड जो कि 1966 के अंदर, एंड दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना जो कि प्रॉमिस की गई थी बीजेपी के द्वारा 2024 के अंदर असेंबली जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली के जब इलेक्शंस थे। तो अब इससे यही नजर आ रहा है आपको कि एजुकेशन सेक्टर में जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और बजट एलोकेशन जो है वो भी यहाँ पर नहीं है। हेल्थ सेक्टर की भी बात करो, देखो यहाँ पर आपको 2025-26 के अंदर थोड़ा सा तो देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है, बट 6% जो नेशनल एवरेज है उससे अभी भी कम यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सोशल वेलफेयर स्कीम जो है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पहले से। तो अब एंड डेट एंड इंटरेस्ट जो है वो भी अब 30% के आसपास, 30-31% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन जो है यहाँ पर आपको बता रहा है। देन सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो
केस ओवर एनसीईआरटी करप्शन रिमार्क एंड एनसीईआरटी ने अपोलोजाइज किया है फॉर इनअप्रोप्रिएट टेक्सचुअल या टेक्सचुअल मटेरियल। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई है कि एनसीईआरटी के क्लास 8th के जो सोशल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज में नहीं, सोशल स्टडीज का जो एक चैप्टर है उसके अंदर यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम के बारे में आपको बताया गया था। एंड जुडिशियल सिस्टम के अंदर स्पेसिफिकली एक टॉपिक था, सब टॉपिक था कि करप्शन इन जुडिशरी। तो दैट वाज रिटन, ठीक है, इन अ मैनर जो कि अब क्या कर रहा है, डी इंटीग्रेट कर रहा है, स्पेसिफिकली डी इंटीग्रेट भी कर रहा है। एंड सबसे बड़ी बात कि जो जुडिशरी है डेनिग्रेट कर रहा है, सॉरी डेनिग्रेट मतलब डाउनफॉल लेकर आ रहा है टू द रेपुटेशन ऑफ जुडिशरी। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि इट वाज रिटन इंटेंशनली टू डाउनग्रेड द रेपुटेशन ऑफ जुडिशरी। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज फाउंड। तो बार बार जो है ये केसेस जो है सामने आ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जो कॉग्निजेंस है इस केस के ऊपर ली है। एंड फाइनली एनसीईआरटी का जो करप्शन मार्क है, ठीक है, रिमार्क यहाँ पर दिया गया है इन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, उसके अंदर यहाँ पर यही चीज बोली है उन्होंने कि इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव एंड इट वॉज डन इंटेंशनली, ताकि जो जुडिशरी है उसकी गुडविल को यहाँ पर गिराया जा सके, या जो गुडविल है या जो बैकलॉग्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, जो एक्चुअली में चीजें यहाँ पर है भी नहीं, उनके बारे में जानबूझ के यहाँ पर लिखा गया है, जिससे इंपैक्ट होता है या इफेक्ट होता है जो लोगों का बिलीफ है या फेथ है इन द जुडिशियल सिस्टम। वेरएज जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तो एनसीईआरटी ने अपोलोजाइज किया है इन अप्रोप्रिएट टेक्सचुअल मटेरियल के लिए, एंड उन्होंने बोला है कि दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट चैप्टर विल बी री रिटन एंड इट विल गेट अप्रूव्ड फर्स्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड तब उसको यहाँ पर वापस से रिप्लेस किया जाएगा। अंटिल देन एनसीईआरटी की जो सप्लाई ऑफ बुक्स है वो तब से प्रिंटिंग के लिए रोक दी गई है एंड अवेलेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, टिल फर्दर ऑर्डर्स। देन PNRI inaugurates Ayurveda Research Center in Kannur, calls for support for its global recognition। तो अब यहाँ पर क्या है, पहला ऐसे इंस्टीट्यूट जो है आयुर्वेदा को लेकर रिसर्च सेंटर के तौर पे भी जो काम करेगा वो केरला के अंदर खोल दिया गया है। इसके पीछे का रीजन यही है कि जो इंडिया का आप कह सकते हो कि कल्चरल इम्पैक्ट है या एंशिएंट नॉलेज है, जो प्रैक्टिशनर्स हैं इवन आयुर्वेदा के, उसको अब कोलैबोरेट किया जा सके साइंटिफिक रिसर्च के साथ, ताकि बेटर आउटकम्स जो हैं वो निकाले जा सके इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो कि एलोपैथी के साथ डील नहीं कर रहा है आपकी, बट आयुर्वेदा के साथ डील कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बोला गया कि केरला जो है वैसे भी आयुर्वेदा के लिए बहुत ज़्यादा माना भी गया है ना, रिकॉग्नाइज्ड भी है। तो उन्होंने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया टू द पीपल ऑफ केरला ऑल्सो कि इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन यहाँ पर दी जा सके, इसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। एंड आयुर्वेदा जो है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है अंडर द आयुष मिनिस्ट्री ऑल्सो, है ना। आयुष का जो ए है दैट स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा ओनली, है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको बताई गई है। देन गवर्नमेंट टू प्रोक्योर बिजनेस जेट्स फॉर डिफेंस डिग्निटरीज एंड चीफ्स ऑफ आर्म फोर्सेस। तो अब यहाँ पर नए तरह के जो जेट्स हैं उसको एक्वायर करने की बात की जा रही है। लास्ट जेट्स जो है 2005 के अंदर एक्वायर किए गए थे, एंड ये जो 2005 के जो जेट्स है वो 20 साल से सर्विस के अंदर हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो वीआईपीज जब ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके एक्विजिशन के लिए अब जो आर्म फोर्सेस के जो प्लेन्स हैं या आर्म फोर्सेस के जो चीफ है उनके लिए जो प्लेन्स की एक्विजिशन है वो अब धीरे धीरे फेजेस के अंदर यहाँ पर की जाएगी। एंड करंटली अगर आप देखोगे एग्जिस्टिंग जो एम्ब्रेयर प्लेन्स हैं हमारे पास, उनके जो फ्लीट है उसका डिस्टेंस ऑफ 1800 मीटर्स है एंड लैंडिंग डिस्टेंस ऑफ 1400 मीटर्स है, जो कि अब ऑपरेशन यहाँ पर अलाउ करता है मोस्ट एयरफील्ड से इन इंडिया एंड अब्रॉड। बट जो जेट्स है दे आर वेल इक्विप्ड विद सेल्फ प्रोटेक्शन suites to guide the particular specific guide and guard also the specific jets from against military threats all together। तो अब ये जो अब लेगेसी है एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट्स जो है इसको इंडक्ट किया गया था एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो अब इसको यहाँ पर धीरे धीरे करके रिप्लेस करने की बात की जा रही है। कोर्ट्स नाउ जस्टिफाई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। तो जस्टिस दीपक गुप्ता की ये स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला है कि आजकल जो सुप्रीम कोर्ट है या इवन की हाई कोर्ट्स हैं, जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है जब उनको सुनता है ना तो उस प्रोसेसेस को ज़्यादा फॉलो किया गया है कि नहीं उसके ऊपर ध्यान देता है कि प्रोसेस फॉलो किया गया है या नहीं। इवन के जो आउटकम है वो चाहे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को यहाँ पर अकाउंट करता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को अकाउंट करता है, बट जो प्रोसेसेस है क्या वो फॉलो हुए हैं सही तरीके से या नहीं, उस चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा जुडिशरी तवज्जो दे रही है इस टाइम पे। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि प्रोसेस का फॉलो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज प्रोसेसेस अगर ठीक से फॉलो नहीं होते तब भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी। प्रोसेसेस अगर फॉलो ठीक से हो भी रहे हैं तो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, बट इट विल बी यू कैन से कि जब अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप की बात आती है कि प्रोसेसेस अगर ढंग से फॉलो हुए हैं तो देयर विल बी द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट जिन्होंने क्लियरेंसेस दिए हैं। अगर प्रोग्रेसेस
या प्रोसेसेस को फॉलो सही तरीके से नहीं किया गया है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी तब भी है, बट अब यहाँ पर एक तरह से लूप होल आ जाता है, तब पनिशमेंट का केस यहाँ पर बन सकता है। बट यही यहाँ पर बोली गई है बात कि एनजीटी है, जैसे कि निकोबार का केस आ गया हमारे पास, निकोबार जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, इसके अंदर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज एंड इवन के जो राइट्स है, फॉरेस्ट राइट्स है, उनका मुद्दा हम यहाँ पर उठ कर आ गया, क्योंकि प्रोसेसेस जो है वो सही तरीके से फॉलो नहीं किए गए थे। इवन इफ जो ये हमारे पास अंडमान प्रोजेक्ट है, अगर हम देखते हैं कि इवन इफ इट यू कैन से कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बट स्टिल प्रोसेसेस अगर फॉलो किए गए हैं एंड नेसेसिटी है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि डेवलपमेंट की जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया की, तो द सुप्रीम कोर्ट विल अलाउ इट। तो यहाँ पर रीएफॉरेस्टेशन यानी कि आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को लेकर एंड अगर एक पेड़ काटा जा रहा है, डिफरेंट जो पेड़ लगाने हैं, एक पेड़ काट के 20 पेड़ आपको लगाने हैं, है ना, या कैंपा फंड में आपको डोनेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी, या कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ जो है वो प्रोसेसेस का पार्ट है कि जो कि करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड देन ऑफिशियल्स टू कीप ट्रैक ऑफ सेंसस डेटा कलेक्शन इन रियल टाइम। तो जो डेटा कलेक्शन है पॉपुलेशन की, जो सेंसस का डेटा है 2027 के अंदर यहाँ पर शुरू होने वाले सेंसस, बट उससे पहले इस साल सितंबर के अंदर आप देखोगे कि जो एरियाज है वो डिवाइड किए जाएंगे। तो एक आप कह सकते हो प्रिलिमिनरी सेट ऑफ क्वेश्चन जो है दैट विल कंटेन 33 क्वेश्चन इन अ क्वेश्चनर ऑल्सो, वो यहाँ पर लेकर आए जाएंगे, मतलब डिसाइड किए जाएंगे, एंड जो क्वेश्चन है वो पहले रिलीज भी किए जाएंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था, है ना। तो वही क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंगली अब या जब सेंसस का डेटा भी कलेक्ट होगा, जो कि फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया भी होने वाला है, तो उसके लिए एक रियल टाइम डेटा एनालिसिस के लिए या रियल टाइम जो डेटा है वो अपलोड किया जाएगा, ठीक है, जो कि अब एक पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। एंड रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि कुछ भी अंदर उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको उसी टाइम पे लाइव डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो ये आपको यहाँ पर बात बताई गई है। एंड हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस जो है वो इस साल सितंबर के अंदर शुरू किए जाएंगे। तो ये जो फील्ड ऑपरेशंस है वो भी शुरू होंगे। तो अब इसका नाम क्या है पोर्टल का? वेब बेस्ड पोर्टल सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये डेवलप किया गया है स्पेसिफिकली रियल टाइम डेटा विद रिस्पेक्ट टू द सेंसस अगर प्रोवाइड किया जाएगा। देन लूज कनेक्शन मेड सैटेलाइट मिस ऑर्बिट। पैनल की जो रिपोर्ट आ गई है, एपेक्स कमेटी ने ये चीज बोला है कि अब हमारे पास ना जो आप कह सकते हो कि 3 या 4 स्टेज जितने भी रॉकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना, या लॉन्च व्हीकल्स एग्जिस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली पीएसएलवी के कॉन्टेक्स्ट में भी ये आपको ये बात बताई गई है कि जो ये मिशन है अब वो फेल होने के पीछे का एक मेजर रीजन ये भी था कि एक जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो सही से नहीं दिया गया, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि जब 3rd स्टेज या इवन की 4th स्टेज में अब रिक्वायरमेंट थी बूस्ट की, ठीक है, बूस्ट की रिक्वायरमेंट थी, थ्रॉटल की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वो चीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाई क्योंकि अब अगर आप खुद देखो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, या वो लूज कनेक्शन होगा तो प्रॉपर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होने वाला। इस वजह से जो बूस्टर्स हैं वो अब एक्टिवेट नहीं हो पाए एंड इस वजह से जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में एंट्री करनी थी लॉन्च व्हीकल को वो यहाँ पर नहीं कर पाया एंड द इशू जो है एंड जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, मिशन है, वो फेल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो फॉल्टी कनेक्शन इज द मेजर रीजन, ये आपको बताया गया। CMS 03 के केस में भी यही चीज नजर आती है। देन प्राइवेट सेक्टर नेट प्रॉफिट रोज 5.2% इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026। आरबीआई का ये डेटा बता रहा है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है, उनका आप देखोगे कि जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो 5.2% से इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। उनकी सेल्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11% के बीच में वेरी की हैं इस साल के Q3 के अंदर। एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज फर्म्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है। तो बस आपको इतना यहाँ पर पता होना चाहिए कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। आरबीआई के बुलेटिन को आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। देन गवर्नमेंट मैंडेट सेल ऑफ E20 पेट्रोल विद मिनिमम RON 95। RON स्टैंड्स फॉर रिसर्च ऑक्टेन नंबर, ठीक है। जो रिसर्च ऑक्टेन नंबर है यहाँ पर आपको एक तरह से क्या बताएगा ये कि आप कह सकते हो कि पेट्रोल जो है एक्चुअली में उसकी क्वालिटी क्या है ना, एंड कितना ज़्यादा उसके अंदर E20 की, यानी कि आप कह सकते हो बायोफ्यूल के तौर पे एक तरह से जो इथेनॉल है उसकी 20% ब्लेंडिंग हुई है या नहीं। तो अब इससे अब क्या होगा, ऑक्टेन नंबर जो है जितना कम होता जाएगा उतनी प्योरिटी जो है वो ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा माइलेज का जो इशू पहले रेज हुआ था विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से द E20 पेट्रोल सिस्टम एंड जो कोरोजन की जब हम बात कर रहे थे, ये सारे इशूज़ जो है वो रिलेटिवली कम होंगे। तो अब जो मिनिमम है RON 95 यहाँ पर होना ज़रूरी है, सरकार की तरफ से ये बोला गया है थ्रू आउट इंडिया। तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पर बताई गई हैं एंड इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ये एप्लीकेबल होगा। February 17 ऑनवर्ड्स ये नोटिफिकेशन जो है जारी हुई है, तो प्री डेट से यहाँ पर इसको अप्लाई किया गया है। देन US स्लैब्स 26% लेवाई ऑन इंडियन सोलर इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है कि इंडिया ने लास्ट ईयर में, अगर आप देखो फाइनेंशियल ईयर 2023 की जब हम बात कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन वर्थ फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है USA को इंडिया ने एक्सपोर्ट किए थे, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि अब सस्ते में चीज़ें जो जब आप एक्सपोर्ट करते हो किसी कंट्री के अंदर, तो वहाँ का जो लोकल कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उसकी जो फर्म है या उसकी जो सेल है वो इम्पैक्ट होती है। एक सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ जो इंडिया और चाइना के केस में यहाँ पर होती है सोलर सेल्स के मामले में।
जैसे कि इंडियन जो सोलर सेल्स हैं वो अब क्या है, वो महंगे एज कम्पेयर टू द चीपर सेल्स जो कि चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इस वजह से जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो कभी उठ ही नहीं पाई थी। तो सरकार ने एंड में क्या किया था, एट द एंड उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बोला था कि जो हम सप्लाई है चाइना से वो थोड़ा सा अब कम कर देंगे, या इवन के आप कह सकते हो कम भी कर देंगे, उसके ऊपर ड्यूटीज बढ़ा देंगे ताकि उनका प्राइस जो ऑटोमेटिकली एट पार विद द डोमेस्टिक प्राइसेस आ सके, है ना। जिस वजह से आप कह सकते हो कि शायद से चाइना ने WTO के अंदर इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट भी की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो ये पार्ट एक बार चेक कर लेना, ये चीज हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब इसी वजह से सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो अब यूएसए के अंदर हो रही है इंडिया के द्वारा, जब ये फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है जब एक्सपोर्ट किए गए हैं। एंड इंडिया के अलावा अगर आप देखोगे तो लाओस के ऊपर भी ये जो टैरिफ है, एंड इंडोनेशिया के ऊपर भी ये जो आप कह सकते हो 126% जो इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा दी गई है, ये 3 कंट्रीज के ऊपर लगाई गई है, ठीक है। एंड द रियल रीजन बिहाइंड दैट इज कि डोमेस्टिक मार्केट जो है उनको यहाँ पर सेव किया जाना है, एंड डोमेस्टिक मार्केट को प्रायोरिटी दी जाएगी चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल जो अब एग्जिस्ट करते हैं। एंड WTO में आप कह सकते हो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो आइडिया है उसके अगेंस्ट ये प्रिंसिपल जा रहा था, ठीक है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर फायदा या इफेक्ट जो है, या आप कह सकते हो कि फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हो जो इनिशियली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो अब यूएस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 126% लिवाई कर दी है इम्पोर्ट ड्यूटीज सोलर इम्पोर्ट्स के ऊपर एंड सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स के अंदर स्पेसिफिकली। देन PMO मीट्स ऑन कैफे 3 नॉर्म्स। तो कैफे 2 नॉर्म्स तक तो एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर हो चुकी थी, ठीक है। कैफे का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि व्हीकल्स की एफिशिएंसी की यहाँ पर बात करता है। तो कैफे 3 नॉर्म्स का अभी जो एग्जैक्ट डेट कब से कब लागू होगा वो यहाँ पर अभी तक नहीं बताया गया था, क्योंकि कैफे 1 जो नॉर्म्स है दे वर क्वाइट सक्सेसफुल बट नॉट दैट सक्सेसफुल, एंड कैफे नॉर्म्स जो 2 हैं दे वर स्टिल बेटर कंडीशन के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, PMO ऑफिस ने बोला है कि कैफे 3 नॉर्म्स की एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से होगी, किस तरह के व्हीकल्स के ऊपर होगी, उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होनी है। एंड स्पेसिफिकली बस एक चीज यहाँ पर बताई गई है जो ड्राफ्ट है उसको रिवाइज करते हुए, कि जो व्हीकल्स का सेगमेंट है बिग एंड स्मॉल व्हीकल्स एंड स्पेसिफिकली कार्स के, पैसेंजर कार्स की जब हम बात कर रहे हैं, इनको यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि बेस्ड ऑन कि उनका इंजन का साइज कितना है, कि 1200 सीसी की अगर कोई गाड़ी है उससे कम है तो उसको किस पैरामीटर्स के बेसिस पे स्मॉल या इवन लार्ज कार्स के बीच में कंपेयर किया जाएगा, ये चीज होगी। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे कि यही चीज मानी जा रही है कि व्हीकल की जब एज 3 to 5 ईयर्स के बीच में होगी तो उनकी जो एमिशंस हैं वो 0.0153 ही होनी चाहिए व्हीकुलर एमिशंस। तो अब यहाँ पर क्या होगा इससे कि आपका जो कार्बन एमिशन है या कार्बन फुटप्रिंट है कंट्री का वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो कैफे नॉर्म्स है वो आपकी इन्हीं सब चीज़ों की बात करती है जो कि व्हीकुलर एमिशन से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात करती है, ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिट होती हैं व्हीकुलर एमिशन से उसको कम करने की बात करती है। देन कार्बन क्रेडिट्स फॉर मारुति रेलवे साइडिंग। तो अब यहाँ पर क्या है कि मारुति जो है अपनी गाड़ियाँ इनिशियली भेजता किससे होता था, ट्रक से, वाया रूट जो है उनका बाय रोड ही हुआ करता था, बट उन्होंने अब क्या कर दिया है, स्विच कर दिया है टू रेलवेज, ठीक है। कि रेलवेज के थ्रू उनकी जो गाड़ियां हैं वो भेजी जाएंगी टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस, जहां पे उनको मतलब आप कह सकते हो सप्लाई के लिए स्पेसिफिकली। इससे फायदा क्या होने वाला है कि इससे फायदा ये होगा कि अब जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम होंगे, एंड कार्बन क्रेडिट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 1.7 लाख कार्बन क्रेडिट्स ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स क्रेडिटिंग पीरियड के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 3033 के तक अगर आप देखोगे, 2033 तक अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली जो ये 1.7 लाख कार्बन क्रेडिट्स जो हैं वो मारुति सुजुकी यहाँ पर अचीव कर लेगा। जिससे क्या होगा कि अब कार्बन की एमिशन कम हो रही है, गाड़ियों को आप कम भेज रहे हो ना वाया रोड, तो इससे रोड की जो कंजेशन है वो भी कम होगी एंड कार्बन फुटप्रिंट जो है ऑटोमेटिकली वो भी कम होगा। और ये जो फ्रेमवर्क है दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय, यू कैन से कि जो फ्रेमवर्क है वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसको हम बोलते हैं, एंड ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का भी पार्ट है। तो इसको अब क्वांटिफाई कर दिया गया है AM0090 मेथोडोलॉजी के अंदर, जो कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करता है, ठीक है। देन ईरान रिजेक्ट्स ट्रम्प्स क्लेम्स ऑन मिसाइल प्रोग्राम्स एज बिग लाइज। तो अब ईरान एंड यूएसए के बीच में अगेन टसल चलती ही जा रही है, एंड टसल के अकॉर्डिंगली ईरान के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है यूएसए के द्वारा कि ईरान जो है इस तरीके से अपनी जो न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाता जा रहा है कि एक दिन वो अब वेस्टर्न नहीं तो एटलीस्ट ईस्टर्न साइड ऑफ यूएसए को कभी ना कभी तो अटैक करेगा ही, एंड इट विल बी यू कैन से कि अ थ्रेट टू यूएसए। तो हम पहले से ही आपको ये चीज़ के बारे में बता रहे हैं टू द वर्ल्ड, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही ये पोस्ट हुआ है। टू विच ईरान रिजेक्टेड एंड सेड कि हमारा जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो एवरी कंट्री हैज़ द राइट टू एक्वायर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो हम उसको डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम सिरे से नकार रहे हैं इस चीज़ को कि हम एमिनेशंस के ऊपर यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं या जो एमिनेशंस बना रहे हैं अगेंस्ट टू बी यूज अगेंस्ट एनी अदर कंट्री, कि हम जो हमारे लीडर्स हैं एट दिस मोमेंट दे आर अगेन परस्यूइंग देयर
मतलब ये चीज़ उन्होंने बोली कि दे आर परस्यूइंग पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जीज, ठीक है। वेराज जो अब आप कह सकते हो यूएसए है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि सिनिस्टर न्यूक्लियर एम्बिशंस ईरान के यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, टू विच ईरान अगेन सेड कि ऐसा कोई हमारे पास नहीं है। तो अभी जो ट्रीटी है वो ब्रोकर की गई थी, जिसमें से सेकेंड राउंड आप कह सकते हो कि कंडक्ट हुआ ओमान के द्वारा, है ना, ईरान एंड इवन यूएसए के अंदर, यूएसए के द्वारा जो अब यहाँ पर होनी थी आपस में सेटलमेंट, ठीक है। तो उसको ब्रोकर कौन कर रहा था, ओमान कर रहा था। तो ये अब ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है, न्यूज एजेंसी जो है, उन्होंने भी रिकॉर्ड किया है कि 7,000 डेथ्स जो हैं अब किस वजह से हुई हैं, कि आगे जो एटोल है, ये लास्ट टाइम पे जब यूएसए ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप मल्टीपल तरीकों से देखोगे तो जो डेथ्स है वो हो सकती हैं आने वाले में, ठीक है। कि द मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो क्लेम कि ईरानियन अथॉरिटीज ने 32,000 लोगों को मार दिया है ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट जो दिसंबर के अंदर हुए थे। एंड ईरानियन ऑफिशियल्स ने एक्नॉलेज किया है कि मोर देन 3,000 डेथ्स, बट उन्होंने जो वायलेंस कंडक्ट यहाँ पर किया है वो टेररिस्ट एक्ट के इक्विवेलेंट है, ये यूएस की गवर्नमेंट ने बोला। एंड यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी HRANA ने रिकॉर्ड की है मोर देन 7,000 डेथ्स, एंड उन्होंने वार्न किया है कि अब ये नंबर जो है फर्दर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये आपको ये आपकी न्यूज कहती है। तो आज की न्यूज का सिलसिला इतना ही था। इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड कोई डाउट हो तो आपके पास जो टेलीग्राम ग्रुप है वो एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।